हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूँ वन फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड्स, हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग सेट वन का पार्ट वन पढ़ लिए थे। ठीक है, पार्ट ए पढ़ लिए थे, सेट वन का पार्ट ए पढ़ लिए थे। आज हम लोग सेट वन का पार्ट बी पढ़ेंगे, जिसमें 11 क्वेश्चन होता है। एंड आपको अटेम्प्ट कितने करने होते हैं? आपको अटेम्प्ट 10 क्वेश्चन करने होता है। ठीक है, होता तो 11 क्वेश्चन होता है, लेकिन एक क्वेश्चन छोड़ना होता है, आपको पता होगा। ठीक है, जो कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, लाइक आपको 1 से 1.5 पेज में लिखने होते हैं। समझ में आ गया? चलो अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आज का क्या क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, डिफरेंटिएट बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसमें डिफरेंटिएट करना है, क्या इसमें अंतर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो सबसे पहले थोड़ा हम छोटा छोटा डिफरेंसेस देख लेते हैं, ताकि हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि आखिर एक्यूरेसी क्या होता है एंड प्रिसीजन क्या होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, एक्यूरेसी का बिल्कुल छोटा डिफरेंस है, ताकि आप लोग पढ़ के अच्छे से कवर कर सके। ठीक है, इसलिए हम लोग देखो यहाँ पे छोटा डिफरेंस दिए हैं। और यहाँ पे देखो 2 लैंग्वेज में है, जो कि आपको पता ही है कि हम लोग 2 लैंग्वेज में कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ मीजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। क्या समझ में आया? इसको पढ़ के कुछ समझ में आया आपको? यहाँ पे देखो फिगर भी है, ये एक्यूरेसी है एंड ये प्रिसीजन है। क्या है? ये एक्यूरेसी है एंड ये प्रिसीजन है। तो आपको थियरी पढ़कर कुछ समझ में आया क्या बोल रहा है? एक्यूरेसी का क्या, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है बताओ? नाम से आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि एक्यूरेसी का मतलब क्या है। एक्यूरेट मतलब एक्यूरेट। यहाँ पे देखो, हिंदी पढ़ो। एक्यूरेसी किसी मापित मान का वास्तविक मान के कितना निकट है, यह दर्शाता है। किसी मापित मान का, यहाँ पे देखो, मापित मान का वास्तविक मान के कितना निकट है। देखो, अब ये हो गया आपका सर्कल। ठीक है, ये सर्कल हो गया। आप तीर मारते हैं, एक एग्जाम्पल है ये। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, आप तीर मारते हैं, आपका ये एक्यूरेट पॉइंट है ये। ठीक है, एक्यूरेट पॉइंट ये है, आपका तीर यहाँ पे जस्ट लगना चाहिए। कहाँ पे? यहाँ बीच में आपका तीर लगना चाहिए। ठीक है, और आपका तीर कहाँ लग रहा है? इस रेड वाले पे लग रहा है या फिर ब्लू वाले पे लग रहा है। आपका एक्यूरेट पॉइंट पे नहीं लग रहा है। ठीक है, आपका एक्यूरेट पॉइंट पे नहीं लग रहा है, थोड़ा उससे हट कर लग रहा है। तो वही बता रहा है कि एक्यूरेसी किसी मापित मान का वास्तविक मान के कितना निकट है, यह दर्शाता है। ये दर्शाता है कि आप कितना एक्यूरेट तीर चला रहे हैं, कितना एक्यूरेट तीर मार रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। समझ में आ गया? चलो प्रिसीजन देख लेते हैं। प्रिसीजन इज द क्लोजनेस ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट टू ईच अदर। प्रिसीजन बार बार किए गए मापों के एक दूसरे के कितना निकट है, यह दर्शाता है। बार बार किए गए मापों को एक दूसरे से कितना निकट है, यह दर्शाता है। देखो, ये है प्रिसीजन। अब एक ही बार आप लोग एक ही जगह पे बार बार वार कर रहे हो। ठीक है, एक ही बार वार कर रहे हो और एक ही बार आपका तीर जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रिसीजन बोलते हैं। मतलब प्रिसीजन बार बार किए गए मापों के एक दूसरे के कितना निकट है, एक दूसरे के कितना निकट है। अब आप लोग वार देखो, अब आप लोग वार किए यहाँ पे। ठीक है, एक वार यहाँ पे कर दिए, फिर से एक वार यहाँ पे कर दिए, एंड फिर से एक वार कर दिए। तो यही बोल रहा है कि एक ही जगह पे आप कितनी बार कर रहे हैं और कितना निकट है, उसको क्या बोलते हैं? प्रिसीजन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन समझ में आ गया। ये है फिगर, फिगर के माध्यम से आप लोग को समझा दिया गया। आगे देखते हैं डिफरेंस, मतलब क्या डिफरेंस है, अब ये भी देख लेते हैं। एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन करेक्टनेस। एक्यूरेसी किस पे डिपेंड होता है? करेक्टनेस पे, बिल्कुल करेक्टनेस पे होना चाहिए। ठीक है, तो एक्यूरेसी ये करेक्टनेस पे डिपेंड होता है। यहाँ पे देखो, हिंदी भी देख लो। एक्यूरेसी सहीपन, यानी सहीपन मतलब करेक्टनेस पर निर्भर करती है। प्रिसीजन डिपेंड्स ऑन रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ये क्या बोल रहा है भैया? प्रिसीजन पुनरुत्पाद यानी रिप्रोड्यूसिबिलिटी पर निर्भर करता है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी पर निर्भर करता है ये। एक्यूरेसी में भी लो इवन इफ प्रिसीजन इज हाई। अगर प्रिसीजन अधिक होने पर भी एक्यूरेसी कम हो सकती है। क्या हो सकती है भैया? प्रिसीजन अधिक होने पर एक्यूरेसी कम हो सकती है, और एक्यूरेसी कम होने पर प्रिसीजन अधिक हो सकती है। अगर भाई प्रिसीजन अधिक होगा तो ऑब्वियसली एक्यूरेसी कम होगी। अगर प्रिसीजन यहाँ पे आप लोग अंजदुए मार रहे हैं, ठीक है, एक्यूरेट पॉइंट पे नहीं लग रहा है, तो एक्यूरेसी कम होगा ना। तो वही बोल रहा है कि प्रिसीजन अधिक होने पर एक्यूरेसी कम होगी और एक्यूरेसी कम होने पर प्रिसीजन अधिक होगी। ठीक है, समझ में आ गया इतना? चलो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? राइट द प्रिंसिपल ऑफ द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। लिमिट टेस्ट, क्लोराइड का लिमिट टेस्ट का प्रिंसिपल यहाँ पे बताना है। तो बताओ, सबसे पहले लिमिट टेस्ट देख लेते हैं कि लिमिट टेस्ट आखिर होता क्या है। क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट
आर इंटेंटेड फॉर आइडेंटिफाई एंड कंट्रोलिंग स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इम्प्योरिटीज़। क्या बोल रहा है भैया, मात्रात्मक या अर्धमात्रात्मक परीक्षण जो किसी पदार्थ में उपस्थित अल्प मात्रा में अशुद्धियाँ यानी इम्प्यूरिटीज़, अशुद्धियाँ का मतलब क्या होता है, इम्प्यूरिटीज़, उसकी पहचान करने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए होते हैं। मतलब लिमिट टेस्ट किस लिए किया जाता है, ये डिफिनेशन पढ़ने के बाद ये क्लियर होता है कि लिमिट टेस्ट किस लिए किया जाता है। तो भैया बता रहा है कि स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ इम्प्यूरिटीज़, जो भी हमारे सबस्टेंस होते हैं, जो भी सॉल्युबल होते हैं, उसमें जो स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ इम्प्यूरिटीज़, जो अशुद्धियाँ होते हैं, छोटे छोटे अशुद्धियाँ होते हैं, उसको टेस्ट करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, एक प्रकार से आप एग्जांपल समझ सकते हैं कि उसको पकड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। समझ में आ गया। तो वही बन रहा है भैया कि स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ इम्प्यूरिटीज़, इम्प्यूरिटीज़ का स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, उसको क्या करने के लिए, पकड़ने के लिए और उन्हें नियंत्रित करने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सीमा परीक्षण, लिमिट टेस्ट, यही लिमिट टेस्ट कहलाता है। समझ में आ गया। देखो लिमिट टेस्ट भैया आप कहाँ करते हैं, ये भी समझ में आना चाहिए ना। लिमिट टेस्ट देखो, जो भी लाइक क्लोराइड का हो गया, आयरन का हो गया एंड आर्सेनिक का हो गया, और भी कंपाउंड्स हैं जिनका लिमिट टेस्ट होता है। तो लिमिट टेस्ट किस में परफॉर्म किया जाता है बताओ। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नेस्लर सिलेंडर। क्या है भैया, नेस्लर सिलेंडर। देखो आर्सेनिक का जो लिमिट टेस्ट होता है वो गटजेट, किसमें भैया, गटजेट, गटजेट अपार्टस होता है, जो कि ये है गटजेट अपार्टस। क्या है, ये है गटजेट अपार्टस। आर्सेनिक का जो लिमिट टेस्ट होता है बेसिकली वो गटजेट अपार्टस में परफॉर्म किया जाता है। बाकी जितने भी लिमिट टेस्ट होते हैं वो नेशनल सिलेंडर में, किसमें भैया, नेशनल सिलेंडर में परफॉर्म किए जाते हैं। समझ में आ गया इतना। चलो आगे देखें, आगे थोड़ा इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। किसका, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। The limit test of chloride has been based on the simple reactions between soluble chloride and silver nitrate to obtain silver chloride which is insoluble in dilute nitric acid। क्या समझ में आ रहा है, प्रिंसिपल क्या कहना चाह रहा है। क्लोराइड की सीमा इस सरल रासायनिक अभिक्रिया पर आधारित है, बहुत सिंपल रिएक्शंस पर आधारित है। बेस्ड ऑन द सिंपल रिएक्शंस, बहुत सिंपल रिएक्शंस पे क्या है, आधारित है, जिसमें घुलनशील क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है भैया, सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड बनाता है। घुलनशील क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड बनाता है, जो तनु नाइट्रिक अम्ल में अघुलनशील होता है। तनु नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में बना सिल्वर क्लोराइड परीक्षण विलयन को धुंधला यानी टर्बिड कर देता है। यहाँ पे देखो ये क्या है, ये नेस्लर सिलेंडर है, इसमें क्या है, थोड़ा धुंधलापन दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, टर्बिड, मतलब धुंधलापन दिख रहा है। तो वही बता रहा है कि जो हमारा सिल्वर क्लोराइड होता है, सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे क्या है, सिल्वर क्लोराइड है ना, वही बता रहा है कि हमारा जो सिल्वर क्लोराइड होता है विलयन यानी सॉल्युबल सॉल्यूशंस को क्या करता है, धुंधला कर देता है, टर्बिड कर देता है। ठीक है, तो ये है भैया क्या, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, इसका प्रिंसिपल है। यहाँ पे देखो रिएक्शन देख लो, NaCl प्लस AgNO3, ये रिएक्शंस कराएगा किसमें, डाइल्यूट HNO3 के उपस्थिति में, यानी नाइट्रिक एसिड के उपस्थिति में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के उपस्थिति में रिएक्शंस होगा। तो क्या बनेगा भैया, AgCl प्लस NaNO3 बनेगा। क्या बनेगा, AgCl प्लस NaNO3 बनेगा। ये रिएक्शंस आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली बहुत सिंपल क्या है, सिंपल प्रिंसिपल है किसका, क्लोराइड का। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। What are एंटाएसिड, एंटाएसिड क्या होता है, गिव द एग्जाम्पल 2 कॉम्बिनेशंस एंटाएसिड प्रिपरेशंस। गिव एग्जाम्पल ऑफ 2 कॉम्बिनेशंस एंटाएसिड प्रिपरेशंस, एंटाएसिड के प्रिपरेशन का कोई 2 एग्जाम्पल आप बता दो। तो सबसे पहले हम एंटाएसिड को समझ लेते हैं कि एंटाएसिड क्या होता है। एंटाएसिड आर सबस्टेंस दैट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक। हमारे स्टमक में जो जितने भी एक्सेस एसिड होते हैं उसको क्या करता है, उसको बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या करता है, बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देता है। एंटाएसिड वे पदार्थ होते हैं जो पेट में अधिक अम्ल एसिड को निष्क्रिय कर देते हैं, यानी न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ताकि एसिडिटी वगैरह ना हो। ठीक है, ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ये 3 एग्जाम्पल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं कॉम्बिनेशंस एंटाएसिड प्रिपरेशंस। एंटाएसिड के प्रिपरेशन का कॉम्बिनेशन यहाँ पे है, तो 2 प्रिपरेशन यहाँ पे है। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलकर एक प्रिपरेशन बनाता है, ठीक है। एक सिरप है, ठीक है, एक सिरप है। इसमें क्या क्या मिला है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला है एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला है। ये मिलकर एक एंटा एसिड सिरप बन गया है, ठीक है, एक एंटा एसिड सिरप बन गया है। तो वही बता रहा है कि दो कंपाउंड्स मिलकर एक सिरप बना रहे हैं, एक सिरप बना रहे हैं, तो वही प्रिपरेशन हो रहे हैं। समझ में आ गया। चलो यहाँ नीचे देखो सेकंड क्या बोल रहा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस मैग्नीशियम ट्रिसिलिकेट। मैग्नीशियम ट्रिसिलिकेट ये भी क्या होता है, ये भी यहाँ पे भी दो कंपाउंड्स हैं और ये दो कंपाउंड्स मिलकर एक सिरप का निर्माण करते हैं, एक मेडिसिन, एक ड्रग का निर्माण करते हैं। यूजेस देख लेते हैं कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी में सबसे पहले इसका यूज़ होगा। रिलीफ फ्रॉम गैस्ट्रिक पेन, गैस्ट्रिक पेन यानी पेट में दर्द से राहत, ठीक है, पेट में क्या होगा, दर्द से राहत होगा। तो वही बता रहा है कि भैया पेट में अगर दर्द हो रहा है तो आप ये कॉम्बिनेशन का दवाई ले सकते हैं, ठीक है। अगर पेट में अम्ल एसिडिटी हो जा रहा है, ज़्यादा एसिडिटी हो जा रहा है या फिर पेट दर्द कर रहा है गैस वगैरह के कारण, तो आप ये दवाई बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। चलो आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, डिफाइन सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स विथ 2 एग्जाम्पल। सेडेटिव बताओ और हिप्नोटिक्स बताओ, 2 एग्जाम्पल के साथ बताओ। तो भैया सबसे पहले सेडेटिव देख लेते हैं। सेडेटिव आर ड्रग्स दैट काम द माइंड एंड रिड्यूस एंजाइटी विदाउट कॉजिंग स्लीप। सेडेटिव एक ऐसी दवाइयाँ हैं जो मन को शांत करती हैं और चिंता कम करती हैं बिना नींद लाए। सेडेटिव ऐसी दवाइयाँ हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन घबराहट हो गया है, आप समझ नहीं पा रहे हैं हम क्या करें, और आपको मतलब बहुत टेंशन चिंता वगैरह हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर सेडेटिव रिकमेंड करते हैं, जो क्या करती है, मन को शांत करती है और चिंता को कम करती है बिना नींद लाए। मतलब आपको नींद वगैरह नहीं आएगा हालांकि, लेकिन आपको जितनी भी एंजाइटी, जितनी भी टेंशन, जितनी भी चिंता है, वो सब क्या होगी, एकदम शांत हो जाएगी। तो सेडेटिव का काम इतना ही होता है कि चिंता, घबराहट, ठीक है, ये सब क्या करती हैं, काम करती हैं। एंड हिप्नोटिक्स क्या करते हैं, हिप्नोटिक्स भी सेम काम करती हैं, लेकिन हिप्नोटिक्स या नींद ला के करती है। मतलब अगर आप हिप्नोटिक्स खाएंगे तो आपको नींद आएगा, आपका चिंता, घबराहट, टेंशन जो भी है वो दूर हो जाएगा, लेकिन आपको नींद आ जाएगा, ठीक है। हिप्नोटिक्स वे दवाएं हैं जो नींद लाने में मदद करती हैं, मतलब सेम काम करेगी लेकिन नींद लेके आएगी और आपको सेम काम करेगी। एग्जाम्पल क्या है, डायज़ेपाम, फेनोबार्बिटल। डायज़ेपाम एंड फेनोबार्बिटल ये 2 एग्जाम्पल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, राइट द केमिकल स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ फेनाटोइन। फेनाटोइन का केमिकल स्ट्रक्चर एंड यूजेस बता दो। तो सबसे पहले हम केमिकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले थियरी, यहाँ पे जो केमिकल स्ट्रक्चर है इसका मेन मुद्दा यही है कि अगर आप इसका थियरी समझ लेते हैं तो आप बिल्कुल आसान तरीके से केमिकल स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो मेन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये थियरी है, थियरी में ही सब कुछ होता है। कंटेंस हाइडेंटाइन्स रिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या बता रहा है कि हाइडेंटाइन्स रिंग संरचना होती है। यहाँ पे देखो ये जो संरचना है, जो संरचना आप देख रहे हैं, ये हाइडेंटाइन्स रिंग है। क्या है भैया, हाइडेंटाइन्स रिंग्स, बेंजीन रिंग्स नहीं है, बेंजीन रिंग्स तो ये है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग्स है, ये जो बीच में है ये हाइडेंटाइन रिंग्स है। समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है भैया, 2 फेनाइल बेंजीन रिंग्स अटैच्ड एट पोजीशंस 5। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, तो क्या बोल रहा है, 5 नंबर पे क्या, पोजीशन 5 पर 2 फेनाइल बेंजीन रिंग जुड़ी है। यहाँ पे देखो पोजीशन 5 पे 2 फेनाइल बेंजीन रिंग जुड़ी हैं। क्या भैया, 2 फेनाइल बेंजीन रिंग जुड़ी हैं, एक इधर और एक इधर, ठीक है, ये फेनाइल बेंजीन रिंग जुड़ी हैं। इसे डाई फेनाइल हाइडेंटाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, डाई फेनाइल हाइडेंटाइन भी कहते हैं। तो बेसिकली आपका अगर थियरी क्लियर रहेगा तो स्ट्रक्चर आपको यूँ समझ में आ जाएगा और आप यूँ छाप लेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये थियरी है, ठीक है, ये थियरी आपको समझना पड़ेगा। तो थियरी में थोड़ा इरेज कर देता हूँ एंड थियरी आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है, तभी आप एग्ज़ाम में जाना। समझ में आ गया। चलो आगे देख लें, आगे देखते हैं इसका यूजेस, क्या क्या यूजेस है भैया। ट्रीटमेंट ऑफ इपिलिप्सी सीजर, जो झटका आता है, जो मिर्गी आती है, ठीक है, मिर्गी के उपचार में इसका यूज़ किया जाता है। किसका, फेनाटोइन का। इसका क्या किया जाता है भैया, मिर्गी के उपचार में इसका यूज़ किया जाता है। कंट्रोल ऑफ टॉनिक क्लोनिक सीजर। टॉनिक क्लोनिक सीजर मतलब जो दौरा आता है, झटका आता है, दौरे आते हैं ना, तो उसमें ये नियंत्रित करता है। प्रिवेंशन ऑफ सीजर आफ्टर ब्रेन इंजरी, मस्तिष्क में चोट लगने के बाद जो दौरा आता है उसको क्या करता है, उसको भैया प्रिवेंट करता है, रोकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। समझ में आ गया। चलो बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं और बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये सारा नोट्स भी है, ठीक है। अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको 110% याद हो जाएगा। चलो
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लिसरॉल इन द एसे ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड में ग्लिसरॉल का क्या रोल है, बस इतना हमको पढ़ना है कि बोरिक एसिड में ग्लिसरॉल का क्या रोल है, ये भी देख लेते हैं। ग्लिसरॉल इज यूज्ड टू इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ बोरिक एसिड ड्यूरिंग इट्स एसे। ग्लिसरॉल का उपयोग बोरिक एसिड की अम्लीयता बढ़ाने के लिए किया जाता है। किसका भैया, बोरिक एसिड का एसिडिटी को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, उसके अम्लीयता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे रोल भी देख लेते हैं कि ग्लिसरॉल का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि बोरिक एसिड इज़ अ वीक एसिड एंड कैन नॉट बी टाइट्रेटेड डायरेक्टली। सबसे पहले ये बता रहा है कि बोरिक एसिड एक वीक एसिड होता है, कमज़ोर अम्ल होता है, और ये सीधे तरीके से क्या होता है, टाइट्रेट नहीं होता है, डायरेक्टली ये टाइट्रेट नहीं हो पाता है। ठीक है, चलो सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, ग्लिसरॉल रिएक्ट्स विथ बोरिक एसिड टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्स। अब भैया ग्लिसरॉल क्या करता है, बोरिक एसिड से अभिक्रिया करके मजबूत कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ग्लिसरॉल भैया बोरिक एसिड से अभिक्रिया करके रिएक्ट कर कर एक कॉम्प्लेक्स यानी मजबूत बना लेता है, कॉम्प्लेक्स जटिल बना लेता है। इससे क्या होता है, इससे अम्लीयता बढ़ती है, एसिडिटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है भैया, एसिडिटी बढ़ती है, और NaOH से टाइट्रेशन संभव होता है, और NaOH से टाइट्रेशन संभव होता है, फिर ये टाइट्रेशन कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलो आगे देख लेते हैं, इसका रिजल्ट फिर क्या आएगा, रिजल्ट भैया शार्प एंड क्लियर एंड पॉइंट। ठीक है, शार्प और क्लियर इसका एंड पॉइंट ऑब्टेंड होगा, यानी प्राप्त होगा, स्पष्ट और सही एंड पॉइंट प्राप्त होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रही है, डिफाइन हिमेटिनिक्स एंड लिस्ट 3 मार्केट प्रिपरेशंस। हिमेटिनिक्स को डिफाइन करना है और 3 मार्केट प्रिपरेशन को यहाँ पे लिस्ट यानी लिखना है। डिफिनेशन देख लेते हैं, हिमेटिनिक्स क्या होता है। देखो हिमेटिनिक्स एक मोस्ट पॉपुलर सिरप है जो कि हर घर में यूज़ होता होगा। डेक्सोरेंस सिरप, ये आप लोग सुने होंगे या फिर देखे होंगे या फिर ये आप पिए भी होंगे। ठीक है, आई थिंक ये सिरप भाई हर घर में उपलब्ध होगा, क्योंकि ये सिर्फ है ही इतनी काम की। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं क्या है। हिमेटिनिक्स आर ड्रग्स दैट इंक्रीज द हीमोग्लोबिन लेवल एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ RBC। रेड ब्लड सेल्स में क्या करता है, ये फॉर्मेशंस, किसका फॉर्मेशन करवाता है, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, हिमेटिनिक्स आर ड्रग्स दैट इंक्रीज द हीमोग्लोबिन लेवल एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ RBC का फॉर्मेशन करता है। RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स बनता है और इंक्रीज कर देता है हीमोग्लोबिन के लेवल के। हीमोग्लोबिन के लेवल को क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है। हिमेटिनिक्स वे दवाएं हैं जो हीमोग्लोबिन बढ़ाती हैं और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करती हैं, यानी खून बनाती है। सीधा सीधा समझिए, ये जो सिरप है भैया ये खून बनाती हैं। अगर किसी को खून की कमी हो जाती है तो डॉक्टर ये हमें सिरप देते हैं। ठीक है, तो ये इतना समझ में आ गया आपको। चलो आगे देख लेते हैं, आगे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे जो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे है, और मार्केट प्रिपरेशन भी है एग्जाम्पल के साथ साथ, इसको मार्केट प्रिपरेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो लीवोजेन क्या है भैया, सबसे पहले लीवोजेन, ऑट्रिन एंड डेक्सोरेंस, ये 3 क्या है, ये 3 इसका सिरप का नेम है, ड्रग का नेम है, एग्जाम्पल है, मार्केट प्रिपरेशन है, जो भी समझिए आप। ठीक है, एंड इसका यूजेस देख लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ अनीमिया के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। अनीमिया क्या होता है, अनीमिया भैया एक ऐसा रोग है, ठीक है, डिफिशियंसी, एक कमी है। ठीक है, डिफिशियंसी है। अनीमिया क्या होता है, खून की डिफिशियंसी हो जाती है। ठीक है, खून की डिफिशियंसी हो जाती है, उसको अनीमिया बोलते हैं। एंड हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करती है। इम्प्रूव हीमोग्लोबिन लेवल, क्या भैया, इम्प्रूव हीमोग्लोबिन लेवल, हीमोग्लोबिन के लेवल को क्या करता है, ये बढ़ा देता है भैया। समझ में आ गया इतना। चलो आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ब्रीफ द स्टोरेज कंडीशंस फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड गैसेस। ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड गैसेस का स्टोरेज कंडीशन बता दो, कैसे ये स्टोर किया जाता है। सबसे पहले ऑक्सीजन का देख लेते हैं। ऑक्सीजन स्टोर्ड इन स्टील सिलेंडर अंडर हाई प्रेशर, जिसके अंदर हाई प्रेशर हो और वो स्टील का सिलेंडर हो। ठीक है, उसके अंदर हम स्टोर करते हैं। उच्च दाब पर स्टील सिलेंडर में संग्रहित किया जाता है भैया, क्या, ऑक्सीजन संग्रहित किया जाता है। सिलेंडर्स पेंटेड ब्लैक विद द वाइट शोल्डर्स, सिलेंडर काला होता है या फिर उसके ऊपर सफ़ेद भाग होता है। क्या होता है, काला होता है। यहाँ पे देखो सिलेंडर ये है, ठीक है, तो सिलेंडर काला होता है, उसके ऊपर सफ़ेद भाग होता है। ठंडी, सूखी और हवादार जगह पर रखा जाता है, मतलब नमी जगह पे। कीप इन कूल, ड्राई एंड वेल वेंटिलेटेड प्लेसेस। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि ठंडी, सूखी और हवादार जगह पर रखा जाता है। तेल, ग्रीस और ज्वलनशील पदार्थ से दूर रखा जाता है। कीप अवे फ्रॉम ऑयल, ग्रीस एंड फ्लेम्बेल मटेरियल्स से क्या होता है, दूर रखा जाता है।
तो ये इसका स्टोरेज कंडीशन है किसका भैया, ऑक्सीजन का। आगे देखते हैं नाइट्रस ऑक्साइड का भी देख लेते हैं, इसका क्या स्टोरेज कंडीशन है। स्टोर इन स्टील सिलेंडर्स इन लिक्विफाइड फ्रॉम अंडर प्रेशर, दाब में द्रव्य रूप, लिक्विफाइड फ्रॉम, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि दाब में द्रव्य रूप में स्टील सिलेंडर में रखा जाता है। क्या भैया, स्टील सिलेंडर में रखा जाता है। सिलेंडर पेंटेड ब्लू, सिलेंडर ब्लू कलर का पेंटेड होता है, क्या नीला रंग का होता है। ठंडी और हवादार जगह पर रखा जाता है। गर्मी और सीधे सूर्य के प्रकाश से बचाया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। फ्रॉम हीट एंड डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट या फिर हीट से क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। मेंशन द यूजेस एंड ब्रांड नेम ऑफ मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन का ब्रांड नेम यहाँ पे मेंशन करना है और उसका यूजेस थोड़ा मेंशन करना है, ठीक है। तो मेटफॉर्मिन, आई होप आपको पता होगा कि मेटफॉर्मिन क्या होता है। मेटफॉर्मिन एक ऐसी ड्रग्स है जो डायबिटीज़ को ट्रीट करती हैं। किसको भैया, डायबिटीज़ को ट्रीट करती हैं। ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस, ये बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस को ट्रीट करती हैं। हेल्प्स टू रिड्यूस ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये क्या करती हैं, ये मदद करती हैं हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। रक्त शर्करा कम करती हैं, ठीक है। इम्प्रूव्स इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन का सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती हैं ताकि डायबिटीज़ वगैरह ना हो, इंसुलिन का जो लेवल है वो मेंटेन रहे हमारे बॉडी में, ठीक है। चलो, इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाती हैं, ठीक है। तो ये भैया मेटफॉर्मिन का यूजेस है। आगे देखते हैं इसका ब्रांड नेम, क्या क्या ब्रांड नेम है। तो ग्लाइकोमेट, ग्लूकोफेज एंड ओबीमेट, ये 3 ड्रग्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है और यही ब्रांड नेम से बिकती हैं, ब्रांड नेम से बिकते हैं। ये ओबीमेट है एंड ये ग्लूकोफेज है एंड ये क्या है भैया, ये ग्लाइकोमेट है। क्या है भैया, ग्लाइकोमेट। आगे देखते हैं, आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, डिफाइन कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन विद एन एग्जांपल ऑफ अ मास्किंग एजेंट। ये क्या बोल रहा है, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन को यहाँ पे डिफाइन करना है और एग्जाम्पल के साथ, मास्किंग एजेंट एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन क्या होता है। बहुत ईजी है, अच्छे से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो भाई अगर आपका दिमाग कहीं इधर उधर नहीं है, सिर्फ फोकस होकर कॉन्सेप्ट पे देख रहे हैं, तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपकी मर्जी भाई, आप समझने का कोशिश करेंगे तो समझ में आ ही जाएगी, ठीक है। कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन इज अ मेथड इन विच द क्वांटिटी ऑफ मेटल्स आयन इज मेजर्ड बाय फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स विथ अ चिलेटिंग एजेंट लाइक EDTA। क्या बोल रहा है भैया, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन एक विधि है जिसमें मेटल आयंस की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। मेटल आयंस, जितने भी मेटल्स आयन, जैसे हमारा सॉल्यूशंस है, कोई सॉल्यूशंस है, ठीक है, ये सॉल्यूशंस है। अब इसमें कोई मेटल्स आयन है, हमको पता करना है कि इसमें कितना मेटल्स आयन है, ठीक है, क्या क्या मेटल्स आयन है। तो इसीलिए हम लोग कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो वही बता रहा है कि मेटल्स आयन की मात्रा निर्धारण चिलेटिंग एजेंट जैसे EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर करता है। EDTA क्या होता है, अब आपके माइंड में ये प्रॉब्लम आ रहा होगा कि भैया EDTA क्या होता है। तो अभी के लिए आप इतना समझिए कि EDTA एक केमिकल होता है जो आपके सॉल्यूशन में मिलाया जाता है और उसको कॉम्प्लेक्स बनाता है, जटिल बनाता है। क्या बनाता है, उसको जटिल बनाता है। तो जटिल बनाकर आपके जितने भी आयंस होते हैं सॉल्यूशंस में, उसको क्या करता है, ये मीज़र करता है, मापता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सामान्य रूप से कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन का उपयोग विलयन में उपस्थित धातु आयन की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मतलब आपके सॉल्यूशंस में कितने आयंस हैं उसके क्वांटिटी को मीज़र करने के लिए हम कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन को परफॉर्म करते हैं। समझ में आ गया इतना। अब आगे देखते हैं कि EDTA क्या होता है, EDTA क्या कैसा केमिकल्स है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखो EDTA, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड एक ही है, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। यहाँ पे सॉरी, ये पूरा वर्ड एक ही है, ठीक है। आपको समझाने के लिए हम इसको अलग अलग किए हैं। देखो यहाँ पे ये पूरा वर्ड क्या है, एक ही वर्ड है, ठीक है। इसको अलग अलग इसलिए किए हैं ताकि आप लोग समझ में आ सके और आप लोग पढ़ भी पाएँ। इतना लॉन्ग रहेगा तो आप लोग पढ़ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। तो EDTA का ये फुल फॉर्म है। आखिर ये होता क्या है, ये भी देख लेते हैं। EDTA इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट बाइंड्स विथ मेटल्स आयन। ये हमारे सॉल्यूशंस के मेटल आयंस के साथ बाइंड करता है एंड फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद देम, और उसको स्टेबल बना देता है, कॉम्प्लेक्स जटिल बना देता है। यहाँ पे देखो, EDTA एक रासायनिक पदार्थ है जो मेटल्स आयन को पकड़कर उनके साथ एक मजबूत स्थिर कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है, मजबूत और स्थिर कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं रोल ऑफ मास्किंग एजेंट। ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्वेश्चन में एग्जाम्पल भी पूछा था ना,
यहाँ पे देखो विथ एन एग्जाम्पल ऑफ मास्किंग एजेंट। तो यहाँ पे मास्किंग एजेंट देख लेते हैं। सपोज करो आपके पास एक सोल्यूशंस है, अब उस सोल्यूशंस में क्या है, उस सोल्यूशन में कैल्शियम है एंड आयरन है और क्या है, मैग्नीशियम है। ठीक है, क्या है भैया, आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। अब क्या बोल रहा है, अब इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान समझिएगा। ड्यूरिंग डिटर्मिनेशंस ऑफ वाटर हार्डनेस, इफ आयरन इज प्रेजेंट अलॉन्ग विथ कैल्शियम्स एंड मैग्नीशियम इट कॉजेज इंटरफेरेंस। ठीक है, जल कठोरता निर्धारण के दौरान यदि आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ उपस्थिति हो तो यह बाधा उत्पन्न करती है, यानी इंटरफेयर करती है। क्या करती है, यह इंटरफेयर करेगी। फिर क्या होगा, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स अ मास्किंग एजेंट सच एज साइनाइड आयन इज यूज्ड। क्या भैया, इस समस्या को हल करने के लिए साइनाइड आयन जैसे मास्किंग एजेंट का यूज़ किया जाता है। किसका, साइनाइड आयन जैसे मास्किंग एजेंट का उपयोग किया जाता है। साइनाइड आयन क्या करता है, अब देखते हैं साइनाइड आयन क्या करता है। साइनाइड आयंस फॉर्म अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स विथ आयरन Fe के साथ क्या करता है, ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। यहाँ पे देखो साइनाइड आयंस Fe के साथ एक स्थिर कॉम्प्लेक्स बनाता है। इससे आयरन EDTA के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाती है। इससे क्या होता है, इससे जो आयरन होती है, Fe होती है, ये EDTA यानी जो हमारा केमिकल्स होता है, जो आप केमिकल्स अपने सोल्यूशन में डालेंगे उसके साथ अभिक्रिया नहीं कर पाएगी। ठीक है, उसके साथ अभिक्रिया नहीं कर पाएगी, इसलिए EDTA केवल कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करता है और उनका एक्चुअल मान जो है, एक्चुअल क्वांटिटी उसका निर्धारण करता है। ठीक है, मेजर करता है। तो ये इसका क्या है, ओवरऑल एग्जाम्पल है, क्या मास्किंग एजेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो लेक्चर दोबारा देखिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, लिस्ट द टाइप ऑफ एरर्स इन फार्मास्यूटिकल एनालाइज। फार्मास्यूटिकल एनालाइज में कितने प्रकार का एरर होता है उसको थोड़ा आप यहाँ पे डिफाइन कीजिए, लिखिए। तो एरर क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए कि आखिर एरर क्या होता है भैया हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में, फार्मास्यूटिकल एनालाइज में एरर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, एरर आर डिफरेंस बिटवीन मीजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। मीजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू के बीच का जो मान होता है उसको एरर बोलते हैं। ठीक है, एरर मापित मान और वास्तविक मान के बीच के अंतर होता है। ठीक है, मापित मान और वास्तविक मान के बीच का अंतर होता है, उसको बोलते हैं एरर। लाइक आप कोई सबस्टेंस बना रहे हैं, ठीक है, आप कोई सबस्टेंस बना रहे हैं, अब उसको आप एक कमरे में वे करेंगे। ठीक है, वे करने जा रहे हैं, ठीक है, उसको तौलने जा रहे हैं और आपका फ़ैन, ऊपर का फ़ैन ऑन है। ठीक है, तो आपका जो मीज़र का मशीन रहेगा, ठीक है, मीज़र का मशीन रहेगा, अब आपका जो सबस्टेंस है वो क्या है, वो है 100 mg का। अब वहाँ पे फ़ैन चल रहा है, ऊपर से फ़ैन चल रहा है, ऊपर से भी प्रेशर आएगा आपके किस पे, आपके मशीन पे, वेइंग मशीन पे लगेगा। तो क्या बताएगा, आपका मशीन गलत बताएगा। तो उससे क्या होगा, उससे एरर आ सकता है। क्या आ सकता है, उससे एरर आ सकता है। तो वही बोल रहा है कि हमारे फार्मास्यूटिकल एनालाइज में कितने प्रकार का एरर होते हैं उसको देख लेते हैं। तो हमारे फार्मास्यूटिकल में बेसिकली 3 प्रकार का एरर होता है, सिस्टेमिक एरर, रैंडम एरर्स एंड ग्रॉस एरर। 3 प्रकार का एरर होता है। ठीक है, सिस्टेमिक एरर्स, रैंडम एरर्स एंड ग्रॉस एरर। इसको थोड़ा हम लोग डीप में देख लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है और कैसे होता है। सिस्टेमिक एरर्स अगर ड्यू टू फॉल्ट्स इन इंस्ट्रूमेंट, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में कोई फॉल्ट्स है, हमारे मशीन्स में कोई फॉल्ट्स है, तो उसको क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक एरर्स बोलते हैं। या फिर मेथड्स में, या फिर हमारे बनाने के मेथड्स में, हमारे जो बनाने के मेथड्स में, ड्रग के फॉर्मेशन करने के मेथड्स में कोई एरर है, कोई फॉल्ट्स है, तो उसको क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक एरर्स बोलते हैं। दीज एरर्स आर कंसिस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। ये भैया नियमित और पूर्वानुमेय होती है। क्या होती है, पूर्वानुमेय। ठीक है, कंसिस्टेंस प्रेडिक्टेबल होती है। कैन बी करेक्टेड बाय प्रॉपर कैलिब्रेशंस। इसे सुधारा जा सकता है। क्या भैया, इसे सुधारा जा सकता है। समझ में आ गया। चलो यहाँ पे सेकंड क्या है, रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है भैया, ये भी देख लेते हैं। अकर्स ड्यू टू स्मॉल अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशंस। छोटे छोटे अनियमित कारणों से होती है। क्या होती है भैया, छोटे छोटे अनियमित कारणों से होती है। रिजल्ट्स वेरी रैंडमली इन रिपीटेड मेजरमेंट। बार बार माप में परिणाम बदलते रहते हैं। बार बार माप में, मेजरमेंट में परिणाम बदलते रहते हैं। कैन नॉट बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड बट कैन बी मिनिमाइज्ड। पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता। ध्यान में रखिए, पूरी तरीके से समाप्त नहीं की जा सकती है, पर इसको मिनिमाइज कर सकते हैं आप, यानी इसको कम कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से इसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट पॉइंट, ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या होता है, ये ह्यूमन मिस्टेक से होता है, कॉज्ड बाय ह्यूमन मिस्टेक्स, यानी मानव की गलतियां से होती हैं। एग्जांपल, रॉन्ग रीडिंग। अगर आप गलत रीडिंग पढ़ लिए,
कैलकुलेशंस और रिकॉर्डिंग अगर आप गलत गणना कर लिए, गलत रिकॉर्ड कर लिए, तो यानी ये ह्यूमन से होती हैं। शुड बी अवॉइडेड बाई केयरफुल वर्किंग, सावधानी से काम करके इन्हें रोका जा सकता है। अगर आप सावधानी से काम करेंगे तो रोका जा सकता है। कोई केयरलेस होता है, कोई लापरवाह होता है, तो वो थोड़ा सही से नहीं पढ़ता, और सही से जब नहीं पढ़ता है तो अपने हिसाब से लिख देता है, कुछ भी रीडिंग लिख देता है, तो उससे क्या होता है, उससे एरर आ सकता है। ठीक है, तो ये होता है एरर, ये ह्यूमन मिस्टेक से होता है। समझ में आ गया? चलो, तो भैया आज के लिए इतना ही। बाकी आज आपका पार्ट बी भी खत्म हो गया। क्या हो गया? आज आपका पार्ट सेट 1 का पार्ट बी भी खत्म हो गया। अब सेट 1 का पार्ट सी रह गया। ठीक है, सेट 1 का पार्ट सी रह गया है। अब भैया ये नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, सेट 1 का पार्ट सी नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंदी हो गया है। ठीक है, एंड इसी लेक्चर में अगर कवर कराएंगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा एंड आप लोग बोर भी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यानी पार्ट सी के लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़ कर पढ़ते रहिए, और अपने प्रिपरेशन को और भी अच्छा, और भी कॉम्प्लेक्स, और भी जटिल बनाने के लिए आप हमारे वान फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको और भी अच्छे अच्छे मटेरियल्स मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स, पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ये सारा पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे वार फार्मेसी पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।